वो कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो है वो पहुंचती है, और साथ ही साथ जो है वो पूरे दुनिया भर में कहाँ कहाँ क्या क्या हो रहा है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, किस तरह से जो है वो इंटरेस्टिंग कुछ स्टोरीज जो है हम आपके लिए जो है वो ढूंढ के लाते हैं, और तमाम रिसर्च पे बेस्ड ये एक ऐसा मॉर्निंग शो जो है वो आपके लिए पेश करते हैं कि जिसमें आपकी पसंद की हर वो चीज है जो आप देखना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको पता है कि बात का आगाज जो है वो एक अच्छी बात से होता है, और अच्छी बात जो है वो सुबह सुबह अच्छी भी लगती है। इसीलिए आज हमने जो है वो टाइम की कदर करना सीखनी है। हमने अपने वक्त को कैद नहीं करना बल्कि वक्त के मुताबिक चलना सीखना है। ये बहुत मुश्किल काम है। कुछ लोग कहते हैं कि टाइम टू टाइम जो है वो हमारे लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन टाइम टू टाइम की बात नहीं है, सिर्फ टाइम की कदर करने की बात है कि अगर आप वक्त की कदर करते हैं और वक्त की कदर करने वाले हैं, आप एक दिन पहले ही अपना जो है वो सारा काम कंप्लीट करते हैं और अगले दिन के लिए आपकी तैयारी जो है वो मुकम्मल होती है, तो फिर आप अपने वक्त की कदर को जो है वो बेहतरीन तौर पर लेके साथ चल रहे हैं। लेकिन अगर आप जो है वो वक्त की कदर करना नहीं जानते हैं और आप ये समझते हैं कि मैं जो वक्त के साथ जो है वो कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी बड़ा टाइम है, मैं कल भी कर सकती हूँ, परसों भी कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, तो ये जो चीज है ना ये आपको जो है वो बड़ा फिर डिस्टर्ब करती है मेंटली भी और साथ आपके काम में भी। इसलिए आपने जब भी कोशिश करनी है यही कोशिश करनी है कि आपने अपने वक्त को जो है वो महफूज रखना है, उसकी कदर करनी है, और टाइम टू टाइम जो है वो आपने अपना काम जो है वो लेके चलना है, ना कि आपने ये करना है कि नहीं आज का काम जो है वो कल पे छोड़ दिया। अक्सर औकात लोग ऐसे ही करते हैं कि आज थोड़ा सा सो जाते हैं, सुबह जल्दी नहीं उठेंगे, तो हम जो है वो ये काम जो है वो कल पे जो है वो डाल देते हैं। कल पे जो आपने काम डाल दिया वो फिर कल पे ही पड़ जाएगा, और फिर उसकी जो उसका रिजल्ट है वो भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमने आज से पंक्चुअलिटी को, यानी आपने जो है वो टाइम टू टाइम काम करने की जो आदत है ना उसको अपने साथ जो है वो ऐड कर लेना है। अगर नहीं है और जिनमें है तो वो बहुत अच्छी बात है कि आप जो है वो टाइम टू टाइम चलने की जो है वो हैबिट को साथ लेके जो है वो चल रहे हैं। ये बहुत अच्छी आदत है और बहुत ही कामयाब तरीन लोगों की आदत होती है कि जो लोग अपनी लाइफ में कामयाबी की तरफ जाना चाहते हैं या कामयाब बनना चाहते हैं वो अपना काम वक्त पर सर अंजाम देते हैं, और जो लोग जो है वक्त की कदर नहीं करते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं और फिर हमेशा शिकवे शिकायतें करते रहते हैं। कहते हैं कामयाब इंसान की और नाकाम इंसान की कुछ चंद एक खूबियां और खामियां होती हैं जो एक दूसरे से कभी भी मैच नहीं करती हैं। कामयाब लोग हमेशा जो है वो बाएतमाद होते हैं, और जो नाकाम लोग होते हैं वो हमेशा शिकवे शिकायतें करते रहते हैं कि ये हो गया वो हो गया। कामयाब लोग हमेशा अपना काम वक्त पर करते हैं, और नाकाम लोग जो है वो हमेशा ये कहते हैं वो वक्त ही निकल गया, मुझे याद ही नहीं रहा, या मैं यहाँ बिजी था, या मेरे से ये हो गया। तो जो लोग कामयाब तरीन लोग होते हैं जिन्होंने कामयाबी की तरफ बढ़ना होता है या कामयाब होना होता है, उनके लिए जिंदगी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक अपनी जात के साथ आपकी कमिटमेंट, और दूसरा आपका वक्त जो आपने अगर किसी को देना है या अपने किसी काम में जो है वो एडजस्ट करना है। दोनों ही सूरतों में आपने जो है वो उसको लेके साथ चलना है। ये तो थी आज की अच्छी बात कि आज हमने जो है वो ये सीखा भी, और इंशाल्लाह ताला हम आगे जो है वो इस चीज को फॉलो भी करेंगे कि वक्त बहुत अहमियत रखता है। एक एक मिनट का हिसाब जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है लाइफ में, अगर आप इसको समझ लें तो। क्योंकि अगर एक मिनट भी ऊपर नीचे सुई हो जाए तो चीजें कहां से कहां निकल जाती हैं आप समझ नहीं सकते। एक एक सेकंड में जो है वो इस दुनिया में जो है वो लोग आ भी रहे हैं और एक एक सेकंड पे इस दुनिया से लोग जा भी रहे हैं। हर सेकंड पे यहाँ अजान भी हो रही है, हर सेकंड पर यहाँ जो है वो रात भी है, दिन भी है। ये सर्कल जो है वो इसी तरह चल रहा है कि सांस भी है और सांस नहीं भी है। एक एक सेकंड का हिसाब जो है वो है। तो इसी वजह से कहते हैं ना कि अगर थोड़ी सी बंदा सोच ले कि मैं टाइम से जो है वो चीज चलूं और काम करूं तो बहुत सारी कामयाबी जो है वो आपको मिल सकती है। आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में मेरे पास बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहले आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को। टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आज मैं जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, अब पाकिस्तान भी उन ममालिक की सफ में शामिल है जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है वो अपना म्यार रखते हैं और तमाम तर डाटा को डिजिटलाइज करने में जो है वो अहम किरदार अदा कर रहे हैं। कुछ दिन पहले से जो है वो ये बात बड़ी ऑन एंड ऑन थी कि असातिज़ा का जो डाटा है इसको ऑनलाइन किया जाए, क्योंकि टीचर्स के लिए जो है वो ये बड़ा मुश्किल हो रहा था, या उनकी डिग्रीज या उनके हवाले से कि उनका पूरा डाटा जो है वो कहीं भी इकट्ठा नहीं था। इस तरह अब वो फाइलों वाले दौर तो चले गए कि जब फाइलें हुआ करती थी थद्दे के थद्दे जो है
फाइलों के जो है वो रख दिया करते थे। अब तो डिजिटलाइज दौर है, आपने जो है वो एक क्लिक करना है और एक क्लिक पे आपको तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जानी है। इसीलिए असातिज़ा के लिए जी खुशखबरी भी है और बड़ी मुश्किल भी हल हो चुकी है कि असातिज़ा के प्रोफाइल को डिजिटलाइज करने का मामला जो है, असातिज़ा के प्रोफाइल को ऑनलाइन करने के लिए HRMS को अपडेट कर दिया गया है। तफसीलात के मुताबिक स्कूल सरबराहान को असातिज़ा का डाटा HRMS पर फौरी अपडेट करने की हिदायत कर दी गई है और स्कूल सरबराहान की जो सहूलत के लिए सिर्फ असातिज़ा की असनाद की तादाद अपलोड करना और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अथॉरिटीज को डाटा अपलोड करने के लिए 3 रोज की मोहलत भी दे दी है। ये साथ साथ जो है वो डाटा अपडेट भी हो रहा है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम पर डाटा अपडेट ना करने पर स्कूल जो जितने भी हेड्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी, क्योंकि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके जितने भी स्कूल हैं वहाँ जितने असातिज़ा काम करते हैं उनका तमाम डाटा जो है वो डिजिटलाइज हो चुका है और जो भी आप एक क्लिक पे जो है वो किसी भी टीचर के हवाले से जो भी इंफॉर्मेशन आप जो है वो जानना चाहें वो जान सकते हैं। और खुद तमाम हेड्स को जो है वो ये कन्वे कर दिया गया है कि अगर कोई भी ऐसा टीचर जो है वो रह जाता है जिसका डाटा या जिसकी सनद या जिसका जो भी उसके जो है वो डॉक्यूमेंट्स हैं, सर्टिफिकेट्स हैं, अगर वो जो है वो डिजिटलाइज तरीके से जो है वो वहाँ पे उस साइट पे मौजूद नहीं होंगे तो फिर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एक तरक्की और तमाम निज़ाम को डिजिटलाइज करने के हवाले से जो अभी ये काम हो रहा है ये बहुत बेहतरीन है और पाकिस्तान में इस काम की बहुत पहले ज़रूरत थी, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए और अब जो है वो तमाम डाटा जो है वो डिजिटलाइज हो रहा है। सिर्फ असातिज़ा की बात नहीं हो रही, आने वाले टाइम में तमाम लोगों का डाटा जो है वो जिस तरह से पहले तो हम जो है वो फाइलों में सेव कर लिया करते थे, लिख लिया करते थे कहीं पे, लेकिन अब तमाम चीज़ें जो है वो एक वेबसाइट पे जो स्पेशली बनाई जाएगी उसमें तमाम डाटा जो है वो फिक्स कर लिया जाएगा और आपकी एक क्लिक पे तमाम किसी का भी आप डाटा जो है वो ऑनलाइन जो है वो चेक कर सकते हैं। तो ये तो था जनाब आज की टुडे साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब हम चलते हैं टुडे इंटरेस्टिंग स्टोरी की तरफ। आज की इंटरेस्टिंग स्टोरी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इस काइंड ऑफ सेंस में कि जब मैं आपको ये बात करूंगी तो आप ये कहेंगी कि डॉक्टर साहबा ये क्या कह रही हैं, और आप जहां जहां भी बैठे ये प्रोग्राम देख रहे हैं एकदम से आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी कि अभी मैं क्या बात करने वाली हूँ। आपने बॉल पॉइंट देखा है, एक बॉल पेन जो होता है उस पे एक ढक्कन पर जो है वो उसके एक सुराख बना होता है। कहते हैं कि ये सुराख जो है वो आपको मरने से बचा सकता है ना हैरत अंगेज बात। बॉल पॉइंट पे जो ढक्कन है उसका जो एक छोटा सा सुराख है वो आपको मरने से बचा सकता है। ये बिल्कुल मजाक नहीं है, इसमें किसी किस्म का मेरा आपका कोई इस जो करने का जो है वो इस वक्त कोई मूड भी नहीं है। मैं आपको इसकी तमाम तफसीलात जो है वो बताती हूँ और इसकी हिस्ट्री बताती हूँ। बचपन में हम जो है वो इस तरह के बॉल पॉइंट बड़े यूज करते रहे और आप भी अब भी जो है वो बॉल पॉइंट यूज होते हैं कि जिनके जो है वो ढक्कन जो है वो मौजूद होते हैं और इनमें जो है ऊपर की तरफ जो है वो एक सुराख होता है। अब इसका ढक्कन अगर आप देखें तो सुराख और बाल पेन बनाने वाली मशहूर कंपनी जो बिग के पेनों में जो ढक्कनों में सुराख करती हैं उनका मकसद क्या है? किसी खास किस्म के दबाव को बरकरार रखने के लिए या फिर जो है वो स्याही खुश्क होने से बचाने के लिए। वैसे भी ऊपर एक सुराख होता है, अगर आप दूसरा वाला बॉल पॉइंट भी देखें तो उसमें भी जो होता है, लेकिन ये जो ढक्कन वाला होता है इसमें खास तौर पे ऊपर जो है वो एक सुराख जो है वो रखा जाता है। कि ये किस लिए रखा जाता है? अहम तरीन मकसद ये है कि आपको इसे मरने से बचाना। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहे, आपको कोई जो है वो दोस्त अजीज या खास कोई भी बंदा अगर इस तरह की बात करता है तो वो मजाक नहीं कर रहा। किस तरह नहीं कर रहा कि दुनिया में ऐसे बहुत से लोग पाए जाते हैं जिन्हें ये आदत है कि पेन जो वाली कंपनी है वो अक्सर जो है वो पेन को मुंह में लेते हैं और ये जो ऊपर वाला कैप होता है उसको जो है बार बार जो है वो क्रच कर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों को आदत है कि जो मुंह में पेन लेके जो है वो काम करते हैं। अब उससे होता क्या है, ये जो इंक होती है पेन की और इस तरह का जो ढक्कन वाला पेन होता है उसकी इंक जो है अगर आप जो है वो उसको जिस तरह मुंह में तोड़ते मरोड़ते रहेंगे तो ये जो प्लास्टिक है इसके अंदर इस तरह के बैक्टीरियाज होते हैं कि जो आपको जो है वो अगर आपके जिस्म में जो है वो मुंतकिल हो जाए तो वो बहुत बुरा इम्पैक्ट देते हैं और आप जो है वो मौत के करीब जा सकते हैं। ये इसमें जो सुराख बनाया गया है इसका मकसद यही है कि जब अगर आप बिलफर्ज इसको मुंह में भी ले लेते हैं तो इससे हवा जो है वो बाहर निकलती रहती है और ये प्लास्टिक जो है वो प्रॉपर तरीके से आप ना इसको चबा सकते हैं और ना ही इसके अंदर जो एक खास तौर पे प्लास्टिक की स्मेल होती है उससे आपकी जुबान को या आपके मैदे में जो है वो कोई इसके पार्टिकल्स वगैरह या कोई ऐसी चीज जो है वो जा सके। तो इस महफूज रहने के लिए सबसे बेहतरीन चीज ये है, एक तो ये है कि आप पेन को मुंह में लें ही ना,
बेहतरीन चीज है, लेकिन इसको जो इस सुराख को रखने का बेहतरीन मकसद है वो ये भी है कि इससे एक तो इंक का जो है वो खास तौर पे रखा गया है कि इंक खुश्क नहीं होती है और वो पेन जो है वो प्रॉपर तरीके से जो है वो लॉन्ग टाइम जो है वो चलता है, और दूसरे ये कि इससे जो है वो आपके जो इसके पार्टिकल्स है, जो इसके छोटे छोटे ज़रात हैं, वो आपके मुंह के अंदर जाकर, मैंने आपको एक न्यूज दी थी और वो भी इंटरेस्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि बच्चे जो प्लास्टिक की बोतल में जो है वो दूध पीते हैं, तो अक्सर छोटे बच्चे शीरख्वार जो है वो उनके पेट में से और उनके मैदे में से जो है वो प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिले हैं, छोटे छोटे जो है वो ज़रात मिले हैं। तो इसी तरह जो लोग होते हैं जिनको चबाने की आदत होती है, पेन को चबा रहे हैं और ये कर रहे हैं, वो उनके लिए जो है वो ये बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, और ये सुराख इसलिए बनाया गया है कि आपको मरने से बचा सकता है। जी हाँ, अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के प्लास्टिक जो है वो आपके मैदे में या आपके पेट में चले जाएं तो बहुत बुरी तरह से इंसान को जो है वो डिजीज जो है वो लाक हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता। तो ये एक ऐसी स्टोरी जो मैंने आपको जो है वो, खास तौर पर ये सांस की नाली में फंस जाती है, ये जो अगर सांस की नाली में फंस जाए, सांस अचानक रुकता है, पता नहीं चलता, सिर्फ यही पता चलता है कि बंदे ने सिर्फ पेन ही मुंह में लिया था और तो कुछ नहीं किया था। ये इतनी छोटी छोटी मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो चीजें हैं कि जिनको आप जो है वो इग्नोर करते हैं अपनी लाइफ में, आप उसको जो है वो पॉजिटिव नहीं लेते हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये एक पेन मैंने उठाया और इसको जस्ट मुंह में ले लिया और ऐसे ऐसे करके मैं बातें भी कर रहा हूँ और साथ साथ जो अपना काम भी कर रहा हूँ, फिर इस तरह की हैबिट्स जो है वो खतरनाक साबित हो सकती है। इसीलिए जो है वो पेन के अंदर ये एक नुक्ता या इसको सुराख आप कह ले बनाया गया है ताकि आप जो है वो मरने से महफूज रह सकें। खुदा ना खास्ता जो है वो किसी के साथ जो है वो ऐसा ना हो कि सांस की नाली में कोई जो है वो इसकी पार्टिकल जो है वो अटक जाए और एकदम से जो है वो सांस रुक जाए और फिर लोग ये कहें कि इसको अचानक हार्ट अटैक हुआ है। ऐसा भी जो है वो फौरी तौर पर जो है वो हो जाया करता है। तो जनाब ये तो थी आज की इंटरेस्ट, आप जो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जो चीज खाते पीते हैं वो आपकी स्किन को भी जो है वो ग्लो देती है और आपकी बॉडी को भी जो है वो परफेक्ट रखती है। तो हेल्थ के हवाले से कुछ ऐसी मैं आपको जो है वो इंग्रेडिएंट्स चीजें बता रही हूँ जो आपके अपने किचन में मौजूद होती हैं, जिनसे आप मुस्तफीद हो सकते हैं और आपकी झुर्रियां जो है वो खत्म हो सकती हैं। जी हाँ, सबसे पहले तो हम लीमू की बात कर लेते हैं। अक्सर आपको कहते हैं कि अगर कभी जो है वो डिहाइड्रेशन हो जाए, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो जाए, तो लेमन की बात होती है कि आप जो है वो लीमू यूज कर लें। अब लीमू जो है वो एक ऐसी चीज है कि जिसको ब्यूटी में बहुत अहमियत की हामिल है। ये बहुत सारी क्रीम्स में जो है वो लेमन यूज होता है। टमाटर आप बात कर लें तो टमाटर एक जो है वो ब्लीचिंग एजेंट है जिसका इस्तेमाल मुनासिब तरीकों से हमें फायदा पहुंचाता है, स्किन को फायदा पहुंचाता है। फिर प्याज है जो कि प्याज एक एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल है जिसकी वजह से वो झुर्रियों के हवाले से जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेबल है। फिर अगर आप हल्दी की बात कर रहे हैं तो हल्दी के बारे में तो आपको मालूम ही है कि ये सेहत और जल्द के लिए कितनी मुफीद है। अगर खुदा ना खासा कोई अंदरूनी चोट भी लग जाए तो उसके लिए भी हल्दी बहुत है अच्छी है। लेकिन स्किन की जो है वो ये झुर्रियां पड़ जाती हैं या सर्दियों में जो है वो ड्राइनेस आ जाती है और स्किन खराब होना शुरू हो जाती है, तो उसके लिए बहुत बेस्ट है। दही बहुत जो है वो लैक्टिक एसिड पाया जाता है इसमें, और झुर्रियों की वजह जो खराब होने की वजह यही होती है कि हम दूध और दही जो है वो अपनी फूड में जो है वो इस्तेमाल नहीं कर रहे होते, जिसकी वजह से जो है वो स्किन पर झुर्रियां पड़ना शुरू हो जाती हैं। फिर इसके बाद सबसे बेहतरीन और सबसे खास चीज जो है वो हमारे पास होती है दूध, जो कि हम पीना पसंद ही नहीं करते। खवातीन तो खास तौर पे जो है वो दूध पीती ही नहीं है कि जी मुझे हमें दूध में से स्मेल आती है या कुछ ऐसी चीज होती है। तो दूध में आप कोई भी फ्लेवर लेकर जो है उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन स्किन के लिए ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और एक बहुत खास बात जो स्किन को खराब करती है वो है आप जब रात का खाना नहीं खाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो रात का खाना छोड़ देते हैं, रात का खाना खाए बगैर जो है वो अपने बिस्तर पे जाकर जो है वो सो जाते हैं और रात के कहीं पिछले पहर 1-2 बजे उनको जो है वो भूख लगती है और फिर उठ के जो है वो किचन में जो चीजें गर्म हो रही होती हैं और खाना जो है वो खा रहे होते हैं। उस वक्त का गरम गरम खाना खाना भी आपको जो है वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करता है। खाना ना खाना भी रात को जो है वो आपकी स्किन को जो है वो डैमेज करता है। माहिरीन ग़िज़ाइयत के मुताबिक रात के खाने की अफायदियत जो है वो आप खास तौर पर आप इससे मुंह नहीं फेर सकते। आपने रात का खाना खा के सोना है, लेकिन सोने से 2 घंटा पहले जो है वो ये चीजें आपने जरूर जो है वो अपनी लाइफ में अपनी डाइट में इस्तेमाल करनी है। जिनकी डाइट में ये तमाम चीजें जो है वो होती हैं, मैं सैलेड का क्यों मशवरा देती हूँ आपको कि आप सैलेड में लेमन भी आ जाता है, सैलेड में जो है वो टमाटर भी आ जाता है, सैलेड में प्याज भी आ जाता है, और सैलेड में जो है वो आपकी रायता अगर आप बनाते हैं साथ दही भी आ जाता है। तो ये वो चीजें हैं जो आपकी स्किन को ग्लो करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होती हैं। सालन में हल्दी के बगैर जो है वो सालन नहीं बनता है, आपको पता है। तो ये तमाम चीजें आपकी स्किन को जो झुर्रियां पड़ती हैं वो इसीलिए पड़ती हैं कि हमारे पास इनकी मिकदार जो है वो सही हमारी स्किन को नहीं मिल रही होती। फिर नमकियात नहीं मिल रही होती, नमक का इस्तेमाल हम बहुत कम करते हैं। अक्सर ब्लड प्रेशर के मरीज होते हैं जो नमक ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आपने क्या करना है कि आपने प्रॉपर तरीके से अपनी डाइट में, जो लोग नमक नहीं ले सकते वो दही ले सकते हैं, तो आप दही में भी नमकियात होती हैं,
آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں. پروٹین ہوتی ہے, آپ اس کو جو ہے وہ اپنی لائف کا جو ہے وہ حصہ بنائیے. آپ کی اسکن ہمیشہ جو ہے وہ گلو کرتی رہے گی, کبھی بھی آپ کی اسکن پہ جھریاں نہیں پڑیں گی اگر آپ کی ڈائٹ ٹھیک ہوگی. ہاں اگر بازار سے منگا کے روٹیاں کھانی ہیں, بازار کی کڑھائیاں کھانی ہیں, بازار سے ساری چیزیں کھانی ہیں, تو پھر ہم آپ کی اسکن کی کوئی گارنٹی جو ہے وہ نہ دیتے ہیں, نہ لیتے ہیں کہ جو ہے وہ کوئی اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے. تو خاص طور پہ اسپیشلی حدیث نبوی بھی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ رات کو کھانا نہ چھوڑو, چاہے ایک میٹھے کھجور کیوں نہ کھاؤ, لیکن آپ نے کھانا نہیں چھوڑنا, کیونکہ رات کا کھانا چھوڑنا جو ہے وہ آدمی کو ضعیف کر دیتا ہے, آدمی کو لاغر کر دیتا ہے. اس لیے صبح کا ناشتہ بھرپور طریقے سے ہونا چاہیے, اور رات کا کھانا بھی. دوپہر کو آپ بے شک سنیکس لے لیں, کوئی سیلڈ لے لیں, کچھ بھی لے لیں, دوپہر کے کھانے کا بہت زیادہ ضروری نہیں ہے, لیکن دوپہر کو 1 گھنٹہ سونا ضروری ہے تاکہ آپ کی اسکن اور آپ کی جو ایک پرفیکٹ آپ جو ہے وہ ہیلدی لائف جو ہے وہ جی سکیں. تو جناب یہ تو تھی ٹوڈے ہیلتھ کے حوالے سے, آج میں نے آپ کو جو ہے وہ بہترین ٹپس دی اور آپ کو بتایا کہ آپ کے کھانے میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے جس سے آپ جھریوں سے بچ سکتے ہیں, اور آپ نے رات کا کھانا نہیں چھوڑنا ہے. یہ بات بھی طے ہو چکی ہے, کیونکہ رات کا کھانا نہ چھوڑنا بھی حدیث مبارکہ بھی ہے. اس حوالے سے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ چاہے آپ ایک میٹھی کھجور کھا کے سوئیں, لیکن آپ نے کھانا ضرور کھانا ہے. اس کے علاوہ ٹوڈے اسپورٹس کے حوالے سے آج میرے پاس بڑی زبردست جو ہے وہ اسپورٹس کے حوالے سے ایک نیوز ہے, جو کہ 6 سالہ ایتھلیٹ بچی کے حوالے سے ہے. اس میں ہمارے پاس ایک ویڈیو بھی ہے جو ہم آپ کو دکھائیں گے, اس کے جو ہے وہ ایتھلیٹ کرتے ہوئے جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ دیکھتے ہیں, تاکہ جو ہے وہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ یہ بچی جو ہے وہ 6 سال کی ہے, اور یہ کس طرح سے جو ہے وہ اس نے اپنی باڈی کو جو ہے وہ سیٹ کیا ہوا ہے, اور کس طرح یہ سارا جو ہے وہ کام کر رہی ہے. ابھی ہم پہلے اس کو ویڈیو کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں. دیکھا آپ نے کہ ہمارے بچے بھی جو ہے وہ کیسے زبردست جو ہے وہ ایتھلیٹ بچے ہیں. 6 سالہ ایتھلیٹ بچی ہے یہ, جس نے جو ہے وہ پراپر طریقے سے ٹریننگ جو ہے وہ لے رہی ہے اپنے فادر سے بھی, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہ بہت بیسٹ. اب وہ بچی اس عمر میں جو ہے وہ اتنا اچھا کھیل سکتی ہے. آپ سوچیں کہ وہ جو بڑی ہوگی تو وہ کس طرح سے جو ہے وہ اس اپنے ہم جو ہے وہ بالکل ہی ایک سائڈ پہ جو ہے وہ لگا دیں گے, نہیں 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 یہ نہیں کرنا, اس سے آپ کو چوٹ لگ جائے گی, اس سے آپ کے جو ہے وہ. اب دیکھیں آپ یہ بچے اگر اس طرح سے یہ کر رہے ہو اپنے گارڈن میں, تو ہم اکثر اوقات کیا کرتے ہیں, کچھ مائیں نہیں 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 بیبی ایسے نہیں کریں, آپ کے چوٹ لگ جائے گی, آپ کو جو ہے وہ کچھ ہو جائے گا. اکثر اوقات جو ہے وہ لوگ ایسے کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے. بچے جو کھیل رہے چوٹ لگ کے ہی ان کو جو ہے وہ سمجھ آئے گی, اور وہ اٹھنا جو ہے وہ سیکھیں گے. تو اس طرح کے بچے جو کھیلنا چاہتے ہیں, آگے بڑھنا چاہتے ہیں, ان کو آگے بڑھنے دینا چاہیے. اور ایتھلیٹ بچے جو ہیں وہ ہمارا بہت بڑا سرمایہ ہے. اگر وہ اس طرح سے جو ہے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو والدین کو چاہیے کہ ان کو پراپر طریقے سے کلاسز دلوائیں, ان کی ایکسرسائز کی, ان کی ڈائٹ کا بھرپور طریقے سے خیال رکھیں. تو یہ تو تھی آج کی اسپورٹس. ٹوڈے اسپورٹس خاص طور پہ بچے مجھ سے ہمیشہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جی آپ بچوں کے لیے کچھ نہیں ہے, تو بچوں کی مائیں جو ہے وہ لکھ لکھ کے بھیج رہی ہوتی ہیں کہ جی بچوں کے لیے بھی کچھ کریں. تو آج بچوں کے لیے اسپورٹس کے حوالے سے ہم نے 6 سالہ ایتھلیٹ بچی کی ویڈیو جو دکھائی ہے, آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا. اسی کے ساتھ ہم ابھی چلتے ہیں ٹوڈے مووی کی طرف, ٹوڈے شوبز کی طرف. اور آج ہم بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میرے پاس اس مووی اور شوبز کے حوالے سے بھی, تو سب سے پہلے چلتے ہیں جی.
ہوتا ہے کہ ٹوڈے مووی میں یا تو ہم مووی کی بات کرتے ہیں یا مووی سٹارز کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے ایک بہت اچھے سٹار ہیں جو کہ ڈراما آرٹسٹ بھی ہیں اور ساتھ میں ظاہر ہے آپ انہیں بہت سی فلموں میں بھی دیکھتے رہے ہیں. احسن خان کی میں بات کر رہی ہوں. اور ڈرامہ اور فلموں میں اداکاری کے بعد احسن خان نے اور ان کی اہلیہ نے فاطمہ احسن نے اپنا انٹیریئر ڈیزائنر پروجیکٹ وینچر دی ورک بینچ لانچ کر دیا ہے. اور یہ اب کیونکہ ظاہر حالات اس طرح کے ہو گئے کووڈ کے بعد کہ تمام جتنے بھی ہمارے آرٹسٹ تھے انہوں نے اپنے اپنے بزنس سٹارٹ کر لیے, کیونکہ میڈیا سے تو شاید ان کو اتنا زیادہ جو ہے وہ پریفرنس نہ ملتا. 6 مہینے جو ہے فارغ گھر پہ بیٹھنے کے بعد بندے نے کچھ تو کرنا ہوتا ہے. تو احسن خان نے اور ان کی اہلیہ فاطمہ احسن نے ہوم انٹیریئر پر مبنی ایک جو ہے وہ وینچر انٹروڈیوس کروا دیا ہے, دی ورک بینچ جس کا نام ہے. اور انٹیریئر کے حوالے سے جو ہے وہ آپ کس طرح اپنے گھروں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, کون سا انٹیریئر جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں, یہ تمام جو ہے وہ چیزیں جو ہے وہ آپ کو پراپر طریقے سے جو ہے وہ یہاں پر ملیں گی. اور احسن خان اور فاطمہ احسن نے جو ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کے برانڈ کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس کروایا ہے اور لوگوں کے لیے یہ بڑا پرفیکٹ جا رہا ہے. لوگ اس کو بہت پسند کر رہے ہیں, انٹرنیٹ پر جو ہے وہ اس کی بہت زیادہ شہرت ہے اور یہ بھرپور طریقے سے بتا بھی رہے ہیں کہ سائڈ کارنر جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرنا ہے, اپنا بیڈ روم ڈیکوریٹ کرنا ہے, اپنا ڈرائنگ روم وٹ ایور, آپ نے پورا گھر جو ہے وہ کس انٹیریئر کے ساتھ جو ہے وہ چلنا ہے, لیٹسٹ کیا چل رہا ہے انٹیریئر میں آپ کے لیے جو ہے وہ پرفیکشن کیا ہے اور پرفیکٹ کیا کیا کچھ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ احسن خان اور ان کی اہلیہ جو ہے فاطمہ احسن جو ہے وہ بتا رہی ہیں. اور بڑے اچھے طریقے سے ان کا بزنس جو ہے وہ چل رہا ہے. جیسے میں نے پہلے آپ کو جانا ملک کے حوالے سے بتایا تھا کہ وہ گھر پہ کیکس بنا رہی ہیں اور آرڈر لے رہی ہیں آن لائن, اور کیک بنا بنا کے جو ہے وہ بڑے خوبصورت جو ہے وہ لوگوں کو کھلا رہی ہیں اور خاص طور پہ انہوں نے بزنس شروع کر دیا ہے. اسی طرح احسن خان نے بھی اپنا یہ بزنس شروع کر دیا ہے انٹیریئر ڈیزائنر کا, ڈیزائننگ کا, اور خاص طور پہ آپ نے اپنے گھر کا انٹیریئر کیسا رکھنا ہے اس حوالے سے جو ہے وہ یہ ایک بہت اچھا امپیکٹ ہے جو کہ خود آرٹسٹوں میں بھی اور باہر بھی بہت سے لوگ جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ لائک کر رہے ہیں. اور کم سے کم جو ہے وہ انہوں نے کہا, احسن خان ان کی اہلیہ کہنے لگے کہ ہم لاہور میں, ان سے جب پوچھا گیا کہ بھائی آپ کو یہ خیال کیسے آیا, تو انہوں نے کہا کہ ہم لاہور میں ایک اپارٹمنٹ جو ہے وہ ہم نے ڈیکوریٹ کیا اور فوری طور پر جو ہے وہ ہم نے ان کو جو ہے وہ ہم وہاں منتقل ہونا چاہتے تھے. پھر ہم نے وہاں 2 ماہ سے رہائش پذیر تھے اور ان دنوں چند سٹورز پہ ہم جو ہے وہ کچھ سامان خریدتے تھے اور جو ہے وہ اس کو چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو جو ہے وہ ڈیکوریٹ کرتے تھے اور لوگوں کو ہم دعوت دیتے تھے کہ جو بھی آتا ہے وہ سجاوٹ ان کو بڑی پسند آتی تھی کہ آپ کہاں سے چیزیں لے کر آئے ہیں اور کس طرح آپ نے جو ہے وہ یہ چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو اتنا خوبصورت جو ہے وہ ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے. تو احسن خان نے کہا کہ پھر ہمیں جو ہے وہ یہ خیال آیا کہ اگر ہم اس چھوٹے سے اپارٹمنٹ کو اتنا خوبصورت ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں, چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو اتنا اچھا جو ہے بنایا جا سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم اپنا انٹیریئر کا پورا بزنس ہی جو ہے وہ لانچ کریں اور لوگوں کو ہم یہ بتائیں کہ وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ کیسے ڈیکوریٹ کریں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو ہے وہ کارآمد بنا کر آپ اپنے گھر کو خوبصورت کیسے بنا سکتے ہیں. تو ایسا بہت اچھی بات ہے, آپ جیسے جو ہے وہ ہمارے آرٹسٹ جو بہت سارا کام کر رہے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے لیے ایک جو ہے بعد میں جو ہے وہ شام کے ٹائم کافی جو ہے وہ سردی جو ہے وہ فیل کی جا رہی ہے. پشاور میں بھی جو ہے وہ ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے. ہاں لاہور نسبتاً ابھی جو ہے وہ یہاں کا درجہ حرارت جو ہے وہ ان کنٹرول ہے, ابھی شام کے ٹائم بہت زیادہ سردی نہیں ہوتی, قابل برداشت ہے. تو یہاں پہ ذرا دیکھ لیتے ہیں لاہور میں کہ آج زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم درجہ حرارت کتنے سینٹی گریڈ تک جائے گا. تو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت لاہور میں رہے گا 31 سینٹی گریڈ اور کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 18 سینٹی گریڈ تک جائے گا. یعنی آج شام کے ٹائم جو ہے وہ تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ سردی محسوس ہونے والی ہے. ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ تقریباً 40% تک رہے گا. ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 11 کلومیٹر. اور ساتھ ہی اگر ہم پشاور کا رخ کر لیں تو پشاور میں جناب صورتحال کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 28 سینٹی گریڈ رہے گا. یعنی وہی والی بات کہ پشاور والے سردی کو سب سے پہلے فیل کر رہے ہیں. کم سے کم درجہ حرارت جو ہے وہ 15 سینٹی گریڈ, جی ہاں 15 سینٹی گریڈ تک جائے گا. اور ہوا میں نمی کا تناسب 35% ہے اور ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے پشاور میں 11 کلومیٹر. تو پشاور کے لحاظ سے جناب آج جو آپ کا درجہ حرارت جن سینٹی گریڈز پہ وہاں چل رہا ہے اس میں تو لازمی جو ہے وہ لوگ بالکل جو ہے وہ اپنی کیئر کریں, زکام کھانسی اور بخار سے جو ہے وہ بچیں, کیونکہ 28 سینٹی گریڈ زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم 15 سینٹی گریڈ تک جائے گا. اسلام آباد کا اگر رخ کر لیں تو اسلام آباد کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے, پشاور سے ملتی جلتی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو اپڈیٹ دینے سے پہلے ہی بتا دیا کہ اسلام آباد کا موسم جو ہے وہ ہلکا ہلکا جو ہے رات کو سردی کی جو ہے وہ فیلنگ ہے وہاں پہ. زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت جو ہے وہ 29 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا آج کے لیے اور کم سے کم درجہ حرارت 14 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے. یعنی پشاور اسلام آباد ساتھ ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ چل رہے ہیں اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 38% ہے اور ساتھ ہی ہوا چلے گی فی گھنٹہ رفتار سے 13 کلومیٹر. تو یہ جناب آج اسلام آباد اور پشاور کا موسم جو ہے وہ ٹھنڈا رہے گا. یہاں کوئی بھی جو ہے وہ اب گرمی کے اثار جو ہے وہ سارے جو ہے وہ چھٹتے چلے جا رہے ہیں. کراچی کی طرف اگر چلتے ہیں تو کراچی اور لاہور جو ہے وہ
पास पास ही हैं। ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 33 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है आज कराची में, और कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 22 सेंटीग्रेड तक जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 36% रहेगा और हवा चलेगी फी घंटा रफ्तार से 16 किलोमीटर। यानी कि आज जो है वो मौसम की सूरत हाल कुछ इस तरह की रहेगी कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, चारों शहरों में जो है वो ठंडक जो है वो बस दस्तक जो है वो दे रही है। इस्लामाबाद और पेशावर में तो कम से कम जो है वो सर्दी आ चुकी है, लेकिन लाहौर और कराची वाले जो है वो अभी थोड़ा सा जो है वो इससे जो है वो दूर है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह ताला ये भी जो है वो हमारा बहुत जल्दी जो वो कवर हो जाएगा और मौसम जो है वो आगे ठंडा आ रहा है, तो आप लोग अपनी बहुत केयर करें। ठंडा पानी जो है वो बिल्कुल बंद कर दें और वार्म वाटर इस्तेमाल करें, और साथ जो है वो शहद का इस्तेमाल भी जो है वो शुरू कर दें। कॉफी शॉफी जो भी आप जो है वो लेते हैं, थोड़ा सा जो है वो अपनी बॉडी को जो है वो वार्म करें, ताकि जो है वो आपको ये जुकाम, खांसी, गला खराब, बुखार, ये तमाम चीजें ना हो। ये मौसम स्टार्ट होने से पहले इन सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। हम क्या करते हैं कि इन सब चीजों का ध्यान नहीं रखते और उसके बाद जो है वो तबीयतें खराब करके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं बुखार हो गया और तबीयत खराब हो गई। तो वो तो फिर नेचुरल चीज है मौसम की वजह से, लेकिन अपना ध्यान रखना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जनाब आज का टूर बहुत इंपॉर्टेंट टूर, आज का टूर जो है वो मैं आपको बताती हूँ मैं आपको कहाँ टूर है। आपको रंग बिरंगे हर तरह के खाने, लाहौरी फूड से लेके आपको पूरे मुल्क के जो भी खाने चाहिए वो आपको यहाँ से मुयसर आएंगे। अब बहुत सारे लोग तो समझ गए होंगे कि मैं आपको कहाँ लेके जा रही हूँ। जी हाँ, लाहौर की सबसे बड़ी फूड स्ट्रीट में जो कि ग्वालमंडी में है, और ये फूड स्ट्रीट जो है वो निस्बत रोड, बनीवाला चौक से मेन बाजार ग्वालमंडी तक की सड़क के दोनों तरफ के गेट जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद करके जो है वो स्पेशली बनाई गई है। यहाँ के जो घर हैं उनको जो है वो बड़े ही खूबसूरत तरीके से जो है वो डेकोरेट करते हुए, लाइटिंग और कलर का इस्तेमाल करते हुए जो है वो उनको पूरा पैक कर दिया गया है। और ये फूड स्ट्रीट जो है वो एक बेहतरीन तरीके से जो है वो बनाई गई है। यहाँ पर आपको हर तरह का खाना मिलेगा, पाकिस्तानी जो प्रॉपर खाना है, जिसमें हलवा पूरी से लेकर पाए और मतलब वट एवर आप जो भी पाकिस्तानी खाना खाना चाहते हैं आपको तमाम चीजें मिलेगी। कढ़ाई मिलेगी यहाँ पे आपको, यहाँ पर आपको जो है वो हर तरह की जो है वो मगज, दिमाग, ये जो कुछ खाना चाहते हैं आप जो है वो यहाँ से फूड स्ट्रीट से जाकर जो है वो खा सकते हैं। अब ये जो ग्वालमंडी का इलाका है ना, ये थोड़ा कंजेस्टेड इलाका है। यहाँ के टिक्के बहुत मशहूर हैं, यहाँ के जो है वो आप कबाब बहुत मशहूर है, यहाँ के चपली कबाब बहुत मशहूर हैं, और अब जो है वो जलेबियाँ बहुत मशहूर हैं। यहाँ की जलेबी जो है दूध जलेबी लोग बड़ा खाते हैं। ग्वालमंडी के लोग जो है वो बड़े मोटे ताज़े किस्म के होते हैं, वो खाने में बड़े जो है वो माहिर हैं, इसीलिए वो ग्वालमंडी फूड स्ट्रीट जो है वो बहुत मशहूर है। फिर आप जो है वो ये तली हुई जो है वो फिश वहाँ की जो है वो बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। फिर चिकन के साथ जो है वो मुख्तलिफ डिशेज, चावल और टिक्कियाँ और पता नहीं क्या क्या वटेवर आपको वहाँ पर तमाम चीज़ों की जो है वो तमाम चीज़ें खाने को जो है मिलेंगी। एक फूड स्ट्रीट जो है वो ग्वालमंडी, और एक जो है वो आपको मीनारे पाकिस्तान के करीब जो है वो बादशाही मस्जिद के करीब जो हमारी फूड स्ट्रीट है वहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त जो है वो खाना, मछली, बिरयानी, हलवा पूरी, लस्सी, और जो है वो अगर आपने जो है वो गोलगप्पे खाने हैं, दही बल्ले खाने हैं, कुछ भी वटेवर आपने खाने हैं, तो ये बहुत जबरदस्त जो है वो एक खूबसूरत तरीके से जो है वो आप वहाँ पर बैठकर जो है वो खाना खा सकते हैं। बहुत अच्छे एनवायरनमेंट पे, कलर्स इतने हैं वहाँ साइड पर कि आप वहाँ बैठकर एक तो खाना भी इंजॉय कर रहे होते हैं, और ये बिल्कुल आपको ऐसे इम्पैक्ट मिलता है यहाँ पर ये फूड स्ट्रीट ग्वालमंडी का कि जैसे आप जो है वो दुबई के किसी जो है वो फूड स्ट्रीट में जो है वो बैठ के खाना खा रहे हो। तो इतना खूबसूरत तरीके से इसको डेकोरेट किया गया है। गवर्नर पंजाब की हिदायत पर जब तजदीद लाहौर के प्रोग्राम का आगाज हुआ था तो खाने पीने की तहजीबी रिवायत को उजागर करने के लिए इंतजामिया ने ग्वालमंडी का इंतखाब किया था, और 15 मार्च 2000 को फूड स्ट्रीट के मंसूबे का आगाज हुआ और सिर्फ 7 माह में फूड स्ट्रीट मुकम्मल हो गई, और 20 अक्टूबर 2000 को इसका इफ्तिताह किया गया। और फूड स्ट्रीट के दोनों तरफ की दुकानों और मकानों को, बालकनियों को, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि नए सिरे से तज़ीन और आराइश की गई। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के तलबा ने जो है वो सिलसिले में बड़ी मुआवनत की, पुराने मकानों की मुरम्मत करके इन पे खूबसूरत रंग को रोगन करके जो है वो बड़ा खूबसूरत बना के यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म की जो डिशेज हैं, जो वैरायटी है यहाँ पे खाने की जो है वो पेश की गई, और प्रॉपर तरीके से जो है वो बताया गया कि यहाँ पर जो है हमारे पाकिस्तान के जो पक्के वाले खाने हैं जिनको खाबे कहा जाता है वो जो है वो यहाँ फूड स्ट्रीट में जो है वो मुयस्सर है। आपको जो खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा पूरे लाहौर में वो आपको फूड स्ट्रीट में मिलेगा। तो जो लोग भी खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, जिन लोगों ने भी कढ़ाई खानी है, कबाब खाने हैं, लस्सी पीनी है, सुबह नाश्ते करने हैं, तो जनाब आप जो है वो फूड स्ट्रीट ग्वालमंडी का रुख कीजिए।
वहां जाइए, और जो लोग ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा ये प्रोग्राम देखते हैं वो जब पाकिस्तान आए, लाहौर आए, तो स्पेशली फूड स्ट्रीट का विजिट जो है वो खाने के लिए लाजमी करें। आपने मुझे जरूर बताना है कि आपको जो है वो ये विजिट जो है वो कैसा लगा, आपको यहाँ के खाने कैसे लगे, क्योंकि यहाँ का टेस्ट बहुत अच्छा है। मैं खुद भी गई हूँ, मैंने खुद भी जो है वो टेस्ट किया है, तो हर खाना ही बहुत अच्छा है और जबरदस्त किस्म के जो है वो खाने जो है वो यहाँ पर जो है वो मुयसर है लोगों को। और जो भी आप खाना चाहें, जो आपकी पसंद हो, आपको यहाँ पर जो है वो वैरायटी ऑफ फूड जो है वो मुयसर होगी और आपको जो है वो मिलेगी। और एक जो खास तौर पे बादशाही मस्जिद के पास जो फूड स्ट्रीट है, वहाँ की कढ़ाई बहुत अच्छी है, बहुत जबरदस्त जो है वो कढ़ाई है। और वहाँ के जो है वो चाय, ग्रीन टी वगैरह, ये गोल गप्पे बहुत आउटस्टैंडिंग, कबाब, सीख कबाब, टिक्के, ये बहुत मशहूर है वहाँ के। और क्योंकि मुझे भी खाने का बड़ा शौक है और मैं सर्दियों में बहुत ज्यादा खाती हूँ, और सर्दियों में मेरा मुंह इतना मोटा हो जाता है, मैं खुद भी मोटी हो जाती हूँ अक्सर औकात। अब मेरा खाने का सेशन स्टार्ट हो गया है बस, तो ये जो सेशन है ये सुबह से लेकर रात तक जो है वो चलता रहेगा। और बड़ा मुश्किल मुझे अपना मुंह रोकना हो जाता है सर्दियों जैसे जैसे स्टार्ट होती हैं, तो अपनी जो है वो डाइट पे कंट्रोल करना मुझे बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे भूख लगती है, तो उसमें जो है वो मेरा वजन ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ जाता है। तो इस तरह के बहुत सारे लोग होंगे जिनको जो है वो खाने का बहुत शौक होगा मेरी तरह, और सर्दियों में उनका वजन भी जो है वो बढ़ जाता होगा। स्मार्टर फास्टर बेटर बाय चार्ल्स, ये चार्ल्स जो राइटर है उन्होंने लिखी है स्मार्टर फास्टर बेटर, यानी आप जो है वो स्मार्ट अपनी लाइफ में कैसे बन सकते हैं, फास्ट कैसे जा सकते हैं, और बेटरमेंट कैसे ला सकते हैं। द बुक इज कलेक्शन ऑफ 8 ways to boost productivity. First of motivation, learn about all locus of control as key motivators and self-determination theory back up this focus on autonomy की आप प्रॉपर तरीके से इसमें जो है वो how can you manage this जो है वो इसमें तमाम मोटिवेशनल जो है वो आपको जो चीजें जो है वो मिलेंगी। एंड सेकंड इज टीम्स। For team success, focus on psychological safety. Both research and Google have identified this as a primary factor in team success. जाहिर बात है कि आप एक टीम के साथ जब काम कर रहे होते हैं तो तभी आपको जो है वो कामयाबी मिलती है, और तभी आप फास्टर जो है वो आगे काम को जो है वो लेकर जो है वो चला सकते हैं। एक अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये टीम मैनेजमेंट जो है वो कैसे होती है और आपने अपनी टीम को लेके कैसे चलना है, स्मार्टर फास्टर एंड बेटर में आपको ये तमाम चीजें मिलेंगी। फोकस मेंटल मॉडल्स, इसमें आपने लोगों के मेंटल मॉडल जो है वो उस पर फोकस जो है वो बताया गया है। अवॉइड कॉन्गेटिव जो है वो टलिंग है, वेयर ऑल यू कैन सी इन वन वे ऑफ लुकिंग एट रियलिटी दैट एक्सक्लूसिवली नैरो फोकस कैन लीड टू प्रॉब्लम्स। द ऑथर सजेस्ट दैट एक्यूरेट मेंटल मॉडल्स कैन हेल्प अस डू अ बेटर जॉब ऑफ forcing in a helpful way, like this kind of type कि आपने दूसरे को किस तरह मेंटली जो है वो लेके चलना है, प्रॉपर तरीके से आपको जो है वो इस चीज की समझ होनी चाहिए। देन अगर हम जो है वो फोर्थ इसके जो है उस पे आ जाएं तो गोल सेटिंग्स है कि बिग हायरी एडिक्यूज गोल्स आर की ड्रॉज ऑन द रिसर्च टू सजेस्ट वी क्राफ्ट दी स्ट्रेच गोल्स, कि आपके गोल्स क्या होने चाहिए लाइफ में, आपने अपने गोल्स को कैसे जो है वो अचीव करना है और कैसे उन तक जो है वो पहुंचना है। इसके अलावा जी मैनेजिंग अदर्स, अगेन वही बात कि आप मोटिवेट जो है मोटिवेटेड पीपल्स के साथ जो है वो रहिए, लोगों को तो मोटिवेट कीजिए, लेकिन जो एक ऑलरेडी मोटिवेटेड पीपल्स होते हैं जिनका अपना एक गोल होता है, जिन्होंने लाइफ में कुछ सेट किया होता है, हमेशा मैनेजिंग अदर्स के दूसरों को मैनेज भी कीजिए और मैनेजिंग पीपल्स के साथ जो है वो अपना जो है वो इंटरेक्ट रखिए। ये स्मार्टर फास्टर बेटर जो बुक है बहुत बेस्ट बुक है, मैंने खुद पढ़ी है, इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और आप यकीन करें लोगों को समझने में इससे बहुत मदद मिलती है। डिसीजन मेकिंग, अगर आप डिसीजन मेकर नहीं है तो आप ये बुक लाजमी पढ़ें। टू मेक द बेस्ट डिसीजंस वी नीड टू गेट अ वैरायटी ऑफ मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वालिटीज, आप कुछ भी इसमें जो है वो देख सकते हैं कि आपको जो है वो डिसीजन मेकिंग किस तरह करनी है अपनी लाइफ में। अगर आप डिसीजन मेकर अच्छे नहीं हैं तो फिर आप अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं। फिर इसमें जो है इनोवेशन आ जाती है, टू रिसर्च जो है ब्रेक थ्रूज वी नीड टू बी आइडिया ब्रोकर्स कंबाइनिंग डिस्परेट एलिमेंट्स रिजल्ट्स इन समथिंग न्यू, मतलब आपने कुछ भी जो है वो न्यू कम करना है, इनोवेशन आपके पास होनी चाहिए। फिर जो है वो ऑब्जर्विंग डाटा, वर्क विद डाटा, डोंट स्टेयर at it, we are just swimming in data these days। इसमें आपने प्रॉपर तरीके से ये देखना है कि आप जिस चीज के लिए काम कर रहे हैं, जो डाटा आपने अपनी लाइफ के लिए इकट्ठा करके रखा हुआ है, उसमें जो है वो आप उसको अंडरस्टैंड कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे, आपके माइंड में एक डाटा सेव होता है। आपका माइंड एक कंप्यूटर है जिसमें आप अपना डाटा जो है फीड कर लेते हो, पॉजिटिव या नेगेटिव वट एवर कुछ भी। वट डू यू वॉन्ट, वट डू यू थिंक अबाउट कि मेरा जो है वो डाटा किस तरह का होगा। अगर आप पॉजिटिव माइंड पर्सनैलिटी है तो पॉजिटिव डाटा है, अगर आप नेगेटिव माइंड पर्सनैलिटी है तो ऑफकोर्स नेगेटिव डाटा है। तो स्मार्टर फास्टर बेटर,
یہ کمال کی بک ہے, لازمی اس کو جو ہے وہ پڑھیے گا. چارلز نے اس کو بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ رائٹ کیا ہے, اور اس میں آپ کو زندگی کے تمام پہلو جو ہے وہ ملیں گے. جو لوگ بھی اپنی زندگی میں جو ہے وہ کچھ بڑھنا چاہتے ہیں, کام کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے جو ہے وہ یہ بیسٹ آف دی بیسٹ بک ہے. اور اوپر دی بیسٹ کہ آپ یہ پڑھ کر مجھے ضرور بتائیں گے کہ آپ کو جو ہے وہ یہ بک کیسی لگی. میں اسپیشلی وہی بکس آپ کو انٹروڈیوس کرواتی ہوں جو میں خود پڑھتی ہوں, یا میری لائبریری میں جو ہے وہ یہ بکس جو ہے وہ موجود ہیں, اور ان سے میں خود فائدہ اٹھاتی ہوں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ تمام میرے پروگرام دیکھنے والے بھی اس سے فائدہ اٹھائیں. تو اسی کے ساتھ جناب مجھے یہاں پہ لینی ہے بریک کے فوری بعد جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ اہم ٹاپکس ہیں جن پر ہمیں بات کرنی ہے, اور آپ کو بتانا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی کوئی بھی جو ہے وہ اگر کوتاہی کسی نے بھی کی تو برداشت نہیں کی جائے گی. عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا کیا پیکیجز اور کیا کیا چیزیں اناؤنس کی جا رہی ہیں, اس پر بھی ہم نے جو ہے وہ اسپیشلی بات کرنی ہے. لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہوں گے جو اس پر بات کریں گے کہ یہ کتنا جو ہے وہ عوام کے لیے جو ہے وہ پازیٹیو ہے. حکومت کا یہ منصوبہ جسے پایہ تکمیل تک پہنچایا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے, اور بہترین طریقے سے کل جو ہے وہ اس کا افتتاح جو ہے وہ سامنے آیا. خود وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب اور چائنیز جتنی بھی لوگ تھے وہ تمام جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اپنے ویڈیو لنک پر جو ہے وہ یہ دیکھ رہے تھے. تمام چیزیں جو ہے وہ اس کی چل رہی تھی کہ اورنج ٹرین کا جو افتتاح ہوا وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہوا, اور پراپر طریقے سے یہ چائنا اور پاکستان کی کولیبریشن سے جو ایک پروجیکٹ جو ہے وہ تیار کیا تھا پچھلی حکومت میں. اورنج لائن منصوبہ تھا اور بہت تاخیر سے جو ہے وہ شروع ہوا, اسے بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے تھا. عوام اس کے لیے بہت دیر سے جو ہے وہ ویٹ کر رہے تھے, کیونکہ یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سی بھی پاکستانیوں کے لیے, خاص طور پہ لاہوریوں کے لیے بڑی انٹرسٹنگ سی بھی چیز تھی کہ جی ایک ٹرین, بڑی سمارٹ ٹرین اورنج کلر کی جو ہے وہ آپ کے نیچے سے جو ہے وہ تمام جو ہے پل کے نیچے سے جو ہے وہ ٹریفک گزرے گی, اور اوپر سے جو ہے وہ ٹرین جو ہے وہ سفر کرے گی. یہ دبئی طرز کی جو ہے وہ ایک چائنا میں بھی اسی طرح سے ہے, اور دبئی میں اگر آپ جائیں تو وہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے. پورا پراپر پروسیجر جو ہے وہ کارڈ سے ہی اس کا جو ہے وہ فالو کرنا پڑتا ہے. اور پورا لاہور جتنا خوبصورت اس میں بیٹھ کے لگتا ہے, یو کانٹ امیجن کہ وہاں سے جو ویوز آپ کو ملتے ہیں وہ بہت خوبصورت ہے. تو یہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ ٹرین چل رہی ہے, لوگ اس میں سفر کر رہے ہیں, بھرپور طریقے سے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اورنج ٹرین یہ منصوبہ لگایا گیا, پہلے کہا گیا اربوں خربوں روپے کی جو ہے وہ اس میں معاملات ہوئے, چیزیں ہوئیں, اور اب جو ہے وہ اس کو پروجیکٹ کو جو ہے وہ لانچ کر دیا گیا ہے. تو کیا حکومت اس کو سنبھال بھی پائے گی؟ اتنے بڑے پیسوں اتنی لاگت کا بنا ہوا یہ منصوبہ جو ہے, کیا یہ پراپر طریقے سے اسی طرح جو ہے وہ شہریوں کو جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کرتا رہے گا, سہولت فراہم کرتا رہے گا, یا پھر یہ منصوبے کے آگے بس اس کو افتتاح کر دیا گیا اور آگے اس کا کوئی جو ہے وہ کوئی ایسی چیز جو ہے وہ ہاتھ میں ہے نہیں ابھی کہ پراپر طریقے سے جو کچھ دیکھا جائے؟ تو یہ ایک سوال ہے جو ہمارے ذہنوں میں ہے, عوام کے ذہنوں میں ہے کہ جی اورنج ٹرین کا افتتاح تو ہو گیا, لیکن کیا جو ہے وہ اورنج ٹرین جو ہے وہ پراپر طریقے سے چلانے میں جو ہے وہ حکومت کامیاب بھی ہو پائے گی؟ کیا اس کے جو بھی اتنی اس میں جو لائٹ خرچ ہوتی ہے, جس کا جو ہے وہ اس کے یونٹ اتنے جو ہے وہ ایکسپینسو ہیں, تو کیا یہ افورڈیبل ہوں گے حکومت کے لیے, اور یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کس طرح سے جو ہے جائیں گی؟ کیونکہ اگر آپ یہ کہیں کہ چین دوستی کا ایک جو ہے وہ کلائمیکس, چین پاکستان اقتصادی دوستی, تو یہ تو کب سے چلتی آ رہی ہے. چین نے ہمیشہ پاکستان کی جو ہے وہ ہیلپ کی ہے, اور ہمیشہ سے جو ہے وہ چین پاکستان کے دوستوں میں جو ہے وہ شمار ہوتا رہا ہے. تو وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار صاحب کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی حکومت نے سابقہ دور کے منصوبوں کو کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچایا بھی ہے, اور ساتھ سیاسی روایت جو ایک قائم کبھی پہلے نہیں تھی, ایسی سیاسی روایت قائم کی ہے کہ پچھلی حکومت کے منصوبے کو جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچاتے ہوئے جو ہے وہ ایک نیا رنگ جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا ہے. کسی سیاسی تعصب کے شکار ہوئے بغیر جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے, اور خاص طور پر جو ہے وہ اس کا نئی منصوبے کا جو یہ آغاز کیا ہے. اب یہ بہترین طریقے سے جو ہے وہ عوام کی ایک فیسلٹی ہے, اور 40 جو ہے وہ روپے میں جو ہے وہ آپ اس میں سفر کر سکیں گے. تو اس میں ہمارے ساتھ جو ہے وہ تجزیہ کار آن کال جو ہے وہ موجود ہیں. جی کون ہے ہمارے ساتھ آن کال؟ افتخار احمد صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, اور افتخار احمد صاحب سے جو ہے وہ اس اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے بھی, اس کے افتتاح کے حوالے سے بھی پوچھتے ہیں, اور ساتھ جو مہنگائی کے دور دورہ جا رہا ہے اس پہ بھی بات کریں گے. لیکن پہلے اس اورنج منصوبے پہ بات کر لیتے ہیں جس کا افتتاح ہو چکا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک. سر اورنج ٹرین کا افتتاح کر دیا گیا ہے, عوام جو ہے وہ خوش ہیں بھی اور نہیں بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو منصوبہ جس کا ایک آغاز ہو چکا ہے, افتتاح ہو چکا ہے, عوام کو اس سے کتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اور کیا حکومت اس منصوبے کو چلا بھی پائے گی, یا پھر بس کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ اس کا افتتاح ہوا ہے؟ دیکھیے بات یہ اس کا بہت پہلے ہو چکا تھا, جو ٹرائل تھا
वो 1.5-2 साल पहले ये इस हुकूमत के आने से पहले इसका ट्रायल दो मरतबा हो गया, जी, तो 2 जी। मरतबा इसको चला के देखा गया था। जी ये ट्रेन इसलिए बनाई गई है कि लाहौर शहर के अंदर ट्रैफिक बहुत बढ़ गई है जी और लोगों को आसानी नहीं है एक जगह से दूसरी जगह जाने। मसलन जो ये रूट इस्तेमाल किया गया है, ये रूट ठोकर न्याज बेच लेके डेरा गुजरा तक है। डेरा गुजरा जी ऑलमोस्ट आप समझ लें कि वो बॉर्डर के करीब एक जगह है। सही अभी सही सारे रास्ते से गुजरते हुए ये माल रोड से गुजरती हुई और वहाँ से स्टेशन के पास जाती वहाँ पे जाएगी। बिल्कुल ठीक 45 मिनट के अंदर ये सफर आप कर सकते हैं। सही बिल्कुल ठीक ये जरूरत थी क्योंकि लाहौर शहर में एक पहले मेट्रो है, जी ऐसे ही है वो BRT की शक्ल में थी, जिसमें बस को इस्तेमाल किया गया। हम्म, इसमें बस को इस्तेमाल नहीं किया गया, इसमें ट्रेन को इस्तेमाल किया ट्रेन को गया। इस्तेमाल किया गया और बिल्कुल ये अपना बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। बिल्कुल सही और इसका जो सेंट्रल प्लेस जहाँ पे दोनों ये प्रोजेक्ट मिल जाते हैं वो जैन मंदिर है। बिल्कुल सही जैन मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पे BRT के मुसाफिर भी उतर सकते हैं और इस ट्रेन में बैठ सकते हैं और ट्रेन के मुसाफिर उतर के फिर अब दूसरी डायरेक्शन में जा सकते हैं। सही अब देख रहे हैं ये डायरेक्शन है ठोकर न्याज बेग से डेरा गुजरा, बिल्कुल सही दूसरी डायरेक्शन है शादरा से गजूमता। गजू तो माता शहर सही, में से ये दो तो ये चला देगी, मनसूबा ये था कि और चलाई जाए, सही लेकिन इस मंसूबे में काफी रुकावट आई और जो आज के हुक्मरान है इन्होंने इसकी काफी मुखालफत की। इसमें वहीद इकबाल साहब तो अदालत में भी गए सही और अदालत से फिर स्टे हुआ। अदालत ने कहा कि इसके चलने से जो थरथराहट पैदा होती है, वाइब्रेशन, जी उस वाइब्रेशन से चुबुर्जी और जो शालीमार गार्डन की जो बिल्डिंग है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो इसके ऊपर सही। फिर बहुत लंबी बहस हुई, टेक्निकल मामला जेर बहस है, गैर मुल्की जो माहिरीन है वो बुलाए गए। बिल्कुल सही उसके बाद जाके इसको ये मौका मिला उसको चलने का। ये एक महंगा प्रोजेक्ट है, जी बहुत इस पे हुकूमत को पैसे खर्चने पड़ेंगे। जिस तरह हुकूमत BRT पे भी सब्सिडी दे रही है, दुनिया में जो ट्रांसपोर्ट है जी आवाम के लिए ये सब्सिडी पर ही चलती है और इसमें कोई नई बात नहीं है। सही और आप बाकी चीजों जब आप सड़क बनाते हैं जो तो उसमें सड़क पे जो लोग चलते हैं तो सड़क पे हर सड़क पे तो लोग पैसे नहीं देते मासवाए। जी जाहिर है ये शहरों के दरमियान जो सड़कें होती हैं उस पर टोल टैक्स देते हैं, लेकिन अंदरूनी शहर जो सड़कें बनती हैं उस पे तो नहीं है जी अरबा रुपए की, तो भी तो उस पर भी तो मुफ्त सफर करते हैं ना लोग मासवाए के, अपना आप टैक्स देते हैं इसका गाड़ी का। ऐसा ही है तो ये एक लंबी डिबेट है, इस डिबेट को समझने के लिए वक्त चाहिए आपको। फिलहाल जाहिर है, ये तो ये वक्त कि तो देना बहुत अच्छी पड़ेगा। चीज है, आपको सफर करें। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो भी बैन अवी स्टैंडर्ड हैं, जी उसके दरवाजे खोलने के, उसके टिकट को खरीदने के, प्रोसीजर है proper। लिफ्टों के हाँ, बाहर निकलने के तमाम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को सामने रख के ये बिल्कुल ऐसे फैसला ही किया गया। और चाइना का इसमें बहुत बड़ी कॉपरेशन है। एग्जैक्टली तो ये एक लाहौर के लिए जरूरत थी। 1.5 करोड़ का ये अब शहर हो गया, इसकी ट्रांसपोर्ट है। का मसला बढ़ता जाएगा बिल्कुल हर बिल्कुल। आने वाले दिन में। तो सर आप क्या समझते हैं, इससे ट्रैफिक के हवाले से जो है वो काफी बेहतरी आएगी? वो लोग जिनके पास ऑलरेडी जो है वो कोई कन्वेंस नहीं है उनके लिए तो चलें ये बहुत अच्छा जो है वो प्रोजेक्ट है, लेकिन अक्सर औकात वो लोग भी जिनके पास अपनी जो है वो गाड़ियां मौजूद है वो भी इस पे सफर जो है वो कर सकते हैं कि अगर जो है वो जिस तरह दुबई में यूज होती है, चाइना में होती है और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इसको इस्तेमाल में जो है वो लाया जाता है। आप ये समझते हैं पाकिस्तानी हुकूमत इसको जो है वो इसके अखराजात जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगी? वो तो ठीक है कि आवाम की से ही जो है वो ये तमाम चीजें चलेंगी, लेकिन फिर भी एक आपके अगर मैं तज्जिया लेना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे इस पे? जब हम इसको बना रहे थे हम तो ये बिल्कुल पता था कि इसको सब्सिडी आएगी। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया, जब आप सड़क बनाते हैं तो उस पर भी तो पैसा खर्च होता ही नहीं होता है। तो उस पर हर आदमी से तो नहीं पैसा लिया जाता ना कि मार्च वाई जो मोटरसाइकिल का टोकन टैक्स है या गाड़ी का टोकन टैक्स के अलावा तो कोई टैक्स नहीं लिया जाता ना। तो ये जो आप लोग किराया देंगे, ये तो किराया भी एक किस्म का आप पैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। बाकी काम तो पंजाब हुकूमत है वो पैसे दे और इस पे खर्चे, और ये कोई आसान नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि बिल्कुल देखा ऐसा ना ही इसमें दो फायदे हैं। पॉल्यूशन जो है, जो आपका एनवायरनमेंट का प्रॉब्लम है, जी अभी अगले चंद दिनों में आप सुबह घर से जब निकलेंगी तो आपको लगेगा कि आप धुंध में से गुजर रही हैं। सही बात अब वो धुंध नहीं है, हाँ वो स्मोक है, स्मोक है, वो धुएं हैं, सही वो कह एक ऐसी जहरीली चीज है जो आप इनहेल कर रहे हैं।
صحیح اس قسم کی ٹرین، یہ ٹرین वीडियो चल रही है, इस किस्म की ट्रेन चलने से देखे ना, अगर नीचे सैकड़ों रिक्शे चल रहे हैं या सैकड़ों कारें चल रही हैं तो वो कम हो जाएंगी ना. सही, बिल्कुल. देखिए जो मनसूबाबंदी की जाती है या जो चीजें बनाई जाती हैं वो आने वाले 10, 15, 20 साल को सामने रख के बनाई जाती है. खर्चा जरूर आता है. सही. कोई चीज ऐसी नहीं है जिसपे खर्चा ना आता हो. और रियासत जो होती है इसका फर्ज है हमसे टैक्स ले, बिल्कुल सही, और फिर उस टैक्स को खर्चे. अगर हुकूमत नाअहल है, वो टैक्स ही नहीं लेती तो फिर उसकी ये नाअहली है. सही सही, बिल्कुल ठीक है. सर कहते तो है वजीर आजम इमरान खान के अब अवाम को रिलीफ फराम करेंगे और किसी किस्म की कोई कोताही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तो व्यवस्था शजर से उम्मीदें बाहर रख, हम ये देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो है वो इन तमाम चीज़ों पे इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हो रही हैं. कहा भी गया है और किया भी जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो महंगाई जूं की तूं है. फिलहाल चीज़ों में तो कहा जा रहा है कि जो रोज़मर्रा की अशिया उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा नहीं किया जाएगा, बल्कि इनको मजीद कम किया जाएगा, और जो ज़खीरा अंदोज़ हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी. तो आप क्या समझते हैं इससे किस हद तक जो है वो आवाम को फायदा होगा? मैं पूछ सकता हूँ 2.5 साल से इनको किसने रोका हुआ था? सही है, ये ऐसा इन्होंने नहीं किया. सही है, किसने रोका था? किसने रोका था? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे. अपोजिशन ने रोका था कि आप लोगों को सस्ती चीजें ना दें. बिल्कुल. देखिए बात ये है, गवर्नेंस कोई है ही नहीं है. छापे पड़ेंगे 5-10, सही, अखबारों में आएंगे, टीवी वाले उसको दिखा देंगे, सही, और बल्ले बल्ले हो जाएगी. ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता. फिर वो जिस तरह मैंने कहा ये ट्रेन जो बनाई गई थी इस पे बहुत सोचा गया था. बिल्कुल ऐसे ही है. इसे सोचा गया था इसका खर्चा क्या आएगा, कौन देगा, कैसे होगा, कितने लोग बैठेंगे, स्पीड क्या होगी, प्रॉपर हर चीज साल देखी में जाती है. कितने होंगे, हर चीज को. अब ये जो कहते हैं ना सब्जियां शायद सस्ती हो जाए. सब्जियां हमारे मुल्क में, अगर आपका 2 मिनट है तो मेरी बात गौर से सुनिए, शायद सुनने वालों को भी फायदा हो. बिल्कुल. हमारे मुल्क में 3 तरीके से सब्जियां आती हैं. हमारे पास एक मौसम है सिंध का, फिर पंजाब का, फिर हमारे जो नॉर्दर्न एरिया में जो है ना स्वाद शामिल है. सही. इसके अंदर नारायण, कागान, ये इलाके शामिल है, मनसेरा, ये. बिल्कुल ठीक. यहाँ पे सब्जियां आती हैं तो उनकी कीमत बहुत ज्यादा होती है. फिर जब पंजाब की सब्जी आती है तो कीमत और कम हो जाती है, और फिर जब सिंध से सब्जी आती है तो कीमतें और कम हो जाती हैं. कीमतें सब्जियों की कम हो सकती हैं. सही. लेकिन मसला ये है कि अब ये हुकूमत की गवर्नेंस जो है, जो ये मंडियां हैं, जो मार्केट कमेटीज हैं जहाँ पे इनके नुमाइंदे बैठे होते हैं, हर सियासी पार्टी ने अपने किसी वाकफ दोस्त को उसका चेयरमैन बनाया होता है. सही. उसको बहुत सहूलतें होती हैं. उसका ये काम है उस मार्केट कमेटी के अंदर ये देखे कि जो चीजें आ रही हैं जी उसका रेट क्या है. सही. ये उसका काम है. ठीक. ये जो रियासत भी है ये उसका काम. बाकी ये चीजें तो सस्ती शायद हो जाए आने वाले दिनों में. सही है. लेकिन आटे का क्या करेंगे आप? सही है. चीनी का आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही. इसका क्या करेंगे? दालों का आप क्या करेंगे? क्योंकि दालें हमारे बहुत कम इलाके में दालें काश्त होती हैं, क्योंकि ये दालें उन इलाकों में काश्त होती हैं जिनको हम बारानी एरिया कहते हैं. सही. उसका आप क्या करेंगे? अदरक क्या करेंगे? प्याज क्या करेंगे? थोम क्या करेंगे? सही. ये लंबी, जिसका मैंने बेटे उसके बारे में कहा, वो एक लंबी डिबेट है, ये भी एक लंबी डिबेट है. बिल्कुल सही. आप फैसला करेंगे, आपको बेटे देखो ना, आप अगर ये लाहौर शहर की आबादी 20, 32, 30 लाख थी. ऐसा ही है. सारे शहर के खेत थे. सही. उन सारे खेतों में सब्जियां उगती थी. बिल्कुल ठीक. वो सारे के सारे खेत आपने डिफेंस के बदलों दे दिए, आपने हाउसिंग सोसाइटीज बना दी हैं. अब आप जो रावी के परे जो खेत थे, अब आप उनको रावी फंड में खत्म कर देंगे. जब ये इलाके जहाँ पे काश्त होती है सब्जियों की, बड़े शहरों के नजदीक, फिर वहाँ पे महंगाई भी आएगी. उसकी महंगाई भी आएगी. बिल्कुल ऐसा ही हुआ है. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. चलें, अगर कोई मनसूबा बंदी जो है वो कर रहे हैं और कुछ अगर जो है वो कहा जा रहा है तो आने वाले टाइम में जो है देखें, अगर अंडे अभी मैं घर में बाहर अंडों की कर रहे थे, 200 रुपए दर्जन अंडे. खुदा का खौफ करेगा. 200 रुपए दर्जन अंडे. सर अगर ये तो अभी आगे सर्दियां आ रही हैं, अभी तो और इसकी जो है वो प्राइस में इजाफा हो सकता है. मतलब क्या इसमें अंडों ने क्या मुर्गियां डिजिटलाइज मुर्गी आ गई है. क्या हो गया, मतलब समझ नहीं आ रही है. अच्छा, बड़े मजे की बात मैं बताऊं. जी. गंदम में से पोल्ट्री वालों को, आपको ये अपने किसी सीनियर रिपोर्टर से कि आपकी मदद करे और देखे कि पोल्ट्री फार्म्स को और पोल्ट्री वालों के लिए
कितनी गंदम किस रेट पर दी गई अप्रैल और मई में। सही। मैं इसलिए दी गई ना कि ये गंदम इस्तेमाल होती है मुर्गियों की खुराक के अंदर। ठीक हो गया। अगर सरकार ने उनको कंट्रोल रेट पे दी तो ये अंडा कैसे महंगा हो गया। अंडा कैसे महंगा हो गया, सही बात है, बिल्कुल ठीक है, पॉइंट टू बी नोटेड, एग्जैक्टली सही कह रहे हैं आप। अगर जो है वो इतनी कंफर्टेबल प्राइस पे जो है वो चीज मिल गई है तो फिर उसके बाद अंडों की कीमतों में इजाफा क्यों? किसी अपने कुलीग को कहिएगा ना। सही सही। देखे क्या ये मुर्गियां क्या एयर कंडीशन कमरों से रहने लगती हैं या मुर्गियों के लिए कोई उनकी मेरी समझ से बाहर है क्या है कि अंडे को क्या हुआ है। सही है। देखो मुर्गी है, चूजा है, चूजे की कीमत क्या है, वो पाला जाता है, बिल्कुल, वो कितनी खुराक खाता है, सब कुछ लिखा हुआ है कागजों में, ये आप तमाम स्टडीज जाहिर है। हाँ, तो फिर देखो ना जो चीजें वो खाता है वो कितनी महंगी हुई है और अंडा कितना महंगा हुआ है। अंडा कितना महंगा हुआ है, सही कह रहे हैं। एक तलक होता है, एक कीमत खरीद और कीमत फरोख्त के दरमियान जो फर्क है उसका कोई वजह होती है, रीजनिंग होनी चाहिए ना। उसे इन्होंने 1400 रुपए मन गंदम दी जाके मई के महीने, सही, वही गंदम जुलाई में 2000 और 2200 रुपए मन बिकी। बिल्कुल सही। फिर मुझे जबरदस्ती मुझसे ली गई और बाजार में ऊपर बिकी। बड़ी बहस है ये, बड़ी बहस है, सही कह रहे हैं, ये बहुत सही टेलीविजन पे। और हम कहते हैं जनता क्या हुआ, उसने क्या कह दिया, अब क्या होगा, पॉइंट्स ये है रेस करने वाले, बिल्कुल भाग जाएगा, जो हुकूमत कब गिर जाएगी, हुकूमत नहीं गिरेगी, सुबह गिरेगी। सर आम आदमी की तो हम बात नहीं करते ना, बस ये सुबह दोपहर शाम उसको पकड़ लिया, उसको कर दिया, बस। इसीलिए तो हम यहाँ खड़े हैं आज। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यानी मुझे बताएं कि ये क्या हमारे शहर का अशर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सही बात। ये 2 साल में जो गंद, क्या इसमें बहस की जाए, सही बात है। अवाम को इससे क्या लगे कि किसको पकड़ना है, किसको जेल में डालना है, किसको नहीं डालना, उनको तो खाने की चीजें मुयसर जो है वो आसान प्राइस में आएंगी, तो उनके लिए तो वही है। दवाइयाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आम दवाई, अस्पताल, सही कह रहे हैं, बुनियादी सहूलतें मुयसर नहीं है। हाँ, क्या गरीब। चलो अगर तुम ईमानदारी से तुम्हारे पास वक्त हो जी, तो लाहौर शहर के अंदर जो प्राइमरी स्कूल है छोटे, सही, जो हुकूमत के ज़रिए कंट्रोल है, इनकी लिस्ट ले जी महकमे से, और मुझे लिस्ट दीजिए कहाँ है, ठीक है, और पैसे खर्च और सारे को फिर और देख के वहाँ पे जो बुनियादी सहूलतें हैं, बाथरूम की, पानी पीने की, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। अगर नहीं है तो यार हमें शर्म आनी चाहिए, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। फिर हम किस चीज को जो है वो कहते हैं कि हम आगे मनसूबा बंदी कर रहे हैं, यहाँ तो हम करते नहीं कुछ। बच्चे को ये नहीं पता हाथ धोने और उसके बाद टॉयलेट की सहूलत नहीं है, हम उससे ये तो करें वो तो बहुत ही अच्छा शहरी बन जाएगा, हम बेवकूफ है। सही है, बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है जिसकी वजह से ये तमाम चीजें जो है वो मजीद बढ़ती जा रही हैं। बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग तालीम याफ्ता हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, वो क्या करेंगे, मेरी समझ से बाहर है। 5 लाख लोग हर साल मास्टर करके बाहर आ रहे हैं जी, सही, मुख्तलिफ शोबों में, सही, जॉब्स नहीं है, बिल्कुल क्या मिल रहा है उनको, बिल्कुल कुछ नहीं मिल रहा, सही कह रहे हैं। क्या करेंगे वो, रिक्शे चला रहे हैं, ढाबे लगा रहे हैं, तो बेटे ये ढाबे कितने लगा लोगे शहर में, सही कह रहे हैं। 36,000 रेडियां लाहौर में, सही बात, 36,000 रेडियां, सही, रेडियां, छाबे तमाम मिला के 36,000, सारा शहर कबाड़खाना बना हुआ है, सही कह रहे हैं, फुटपाथ पे तुम चल नहीं सकती, सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये सारी चीजें ठीक करने में सर टाइम दरकार था, लेकिन इस पर जो है वो इतना टाइम भी ले लिया, उसके बावजूद भी कुछ जो है वो बेहतरी जो है वो हमें देखने में नहीं मिलती है। इसको ठीक करने में पैसे नहीं खर्च होते, सही कह रहे हैं आप, मतलब कुछ चीजें ना, मतलब कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें आपको पैसा लगाना पड़ता है, सही, इसमें पैसा ही नहीं लगाना, इसमें तो गवर्नेंस की बात है ना, दिमाग लगाना पड़ता है। कमेटियां बनाई हैं तो उन मार्केट कमेटियों में सुबह जाए ना, जो मजिस्ट्रेट है बैठ के अपने सामने नीलामी कराए, काम करना पड़ता है। आप केलों की नीलामी में देख रहा था उस दिन जी, और बाजार में केला जो भाव बिक रहा है और जो केले की नीलामी थी, तो मैं सोच रहा था यार ये क्या लूटमार कर रहे हैं ये जो रेडियो वाले हैं ना, जिनको हम कहते हैं गरीब लोग हैं बेचारे, इनकी रेडियो को मत छेड़ो। हाँ। रेडी पे जो केला बिक रहा है और जो रेडी पर केला खरीद के ला के बेच रहा है, उसके दरमियान कितना वो मार्जिन रख रहा है, आप खबर नहीं करते, सही कह रहे हैं, बिल्कुल। जो उसने रेडी लगाई है तो रिश्वत का 100 रुपया वो देता है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के किसी उसको मुलाजिम को,
ऐसा ही। ना वो टैक्स देता है, हम्म न हुकूमत पंजाब को या हुकूमत लाहौर को वो ऐसे पैसे देता है जिससे हुकूमत को फायदा हो। सही कह रहे हैं, सही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। उसमें ये तमाम चीजें मैनेज करना बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान नहीं है, लेकिन बहरहाल चले। ये जो आई है टाइगर फोर्स करे, हाँ। टाइगर फोर्स करे, टाइगर फोर्स जी मेरा बाजारों में। बिल्कुल सर, टाइगर फोर्स अब सारी चीजों पर जो है वो ध्यान रखेगी ना कि कहाँ कहाँ महंगाई हो रही है। अब ये टाइगर फोर्स करे किस ना, तरह ध्यान करे, रखे? मुझे तो खुशी होगी बजाय महंगाई में इजाफा करने सही से, है, महंगाई सही है। को कंट्रोल करे। कुछ करें तो सही। क्या कर लेगा, छवि मुझे मेरा हिस्सा चले, ये ये तो अगले 15 दिनों में जो है वो इसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी, 10 दिन में ही पता आ गई चल है। जाएगा। बिल्कुल रिपोर्ट ऐसे ही, आएगी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि क्या हालात और वाकयात हैं और कितनी जो है वो मामनत है टाइगर फोर्स की, और किस तरह टाइगर फोर्स जो है वो आगे जो है वो काम करेगी। अगर बेहतरी आती है तो चले, आवाम के लिए बेहतरी है तो हमारे लिए भी बिल्कुल आनी बेहतरी है, चाहिए। बिल्कुल हमारी हर बेहतरी है, वो चीज जिससे आवाम को सहूलत हो, सहूलत हो, बिल्कुल वो कोई भी लेके आए, वो कोई भी लेकर मैं आए। उसके साथ हूँ। बिल्कुल सही, बहुत मेरी शुक्रिया। बहस नहीं है तो क्या नजरियाती है और कौन है। बिल्कुल सही, आवाम को अगर सहूलत देते हो, स्कूलों में अच्छी जगह देते हो, अस्पताल में दवाई देते हो, सब्जी सस्ती देते हो, सही बात है, चावल अच्छे देते हो, तो कोई मसला नहीं। बेईमानी नहीं करते हो, मैं उसके बिल्कुल। साथ हूँ। आप उसके साथ, बिल्कुल ठीक बात है, सब बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जब आप जो है वो आवाम को रिलीफ देने की बात करते हैं और रिलीफ मिल जाता है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं रहता, चीजें सब जो है वो सॉर्ट आउट हो जाती हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया और बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपने जो है वो समझा दिया कि महंगाई को कम करने के मेजरमेंट्स क्या है। इसके लिए पैसे की जरूरत नहीं होती है, काम करने की जरूरत होती है, चेक एंड बैलेंस की जरूरत होती है, गुड गवर्नेंस की जरूरत होती है। अगर आप किसी भी चीज को हर जगह पर हम एक पैसे को जो है वो बीच में लाकर जो है वो ये कहते रहेंगे कि हमारे पास पैसा होगा तो हम काम करेंगे, हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम काम कैसे करें। हर चीज पैसे से शुरू होकर पैसे पे खत्म नहीं होती। बहुत सारी चीजें आपके दिमाग से शुरू होकर आपके दिमाग पे खत्म होती हैं कि आपका दिमाग कितना चलता है और आप काम करते हैं। लोग थोड़े से में भी गुजारा कर लेते हैं और बहुत अच्छा गुजारा कर लेते हैं और देखने वाले ये समझते हैं कि पता नहीं ये कितना बंदा अमीर है। तो ये जो इस तरह के लोग होते हैं वो अपने दिमाग से काम ले रहे होते हैं। पाकिस्तान को भी आज ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए जो है वो अपने दिमाग से काम लें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए काम करें, ना कि आप जो है वो टाइम वेस्ट करें। हम जैसे लोग जो है बेचारे सुबह से लेकर शाम तक जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटियों में लगे रहते हैं, काम पे लगे रहते हैं, और जो माशाल्लाह बैठे हुए हैं, सीटों पर बैठे हुए और जगह पर बैठे हुए हैं, वो कहते हैं कि ठीक है जी, बस ठीक है, चल रहा है तो चल रहा है, हमें जो है वो पेमेंट्स मिल रही हैं तो बस ठीक है, बात खत्म करें। कोई ऐसी बात नहीं है। इस दौर में, इस टाइम में, कोविड के बाद जितने लोग बेरोजगार हुए, घर में बैठ गए, जो है वो अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे हो गए, चावल बढ़ गए, चीनी बढ़ गई, अंडे 200 रुपए दर्जन जो है वो हो गए। आप खुद देख लें कि ये तमाम चीजें क्या हैं। ये हमारे मुल्क का अलमिया है जो हमसे संभाला नहीं जा रहा है क्योंकि हमारी बैड गवर्नेंस है। अगर हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, अगर हम जो है वो कहते हैं जी हम जखीरा अंदोजों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई करेंगे, तो कार्रवाई जितनी मर्जी जो है वो कर लें, जब तक अपनी सीटों पर बैठने वाले लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, अपने इदारे के साथ लॉयल नहीं होंगे, तब तक आप जो है वो अपने इदारे को जो है वो बेहतर तौर पर जो है वो नहीं चला सकते। दुनिया भर में जो है वो ये देखने में आया है कि इदारे वही कामयाब होते हैं जहां बैठने वाले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, अपने काम को इबादत समझ के करते हैं, ना कि जो है वो ये मेरे पे बोझ डाल दिया, ओहो मुझे ये भी करना पड़ जाएगा। जब आपके जहन में आपने अपना माइंड ये बना लिया ना कि लो जी अब तो ये भी मुझ पर आ गया है, मैंने ये भी करना है, तो बस उस वक्त आप जो है वो अपने आप को भी, अपने काम को भी, अपने इदारे को भी, इदारे में बसने वाले उन लोगों को भी, उस सरबराह को भी जिसने आपको वहां रखा है, तमाम लोगों को 4 अदद चाहिए हल्दी पाउडर चाय का चम्मच, नमक हस्बे जरूरत चाहिए आपको, लाल मिर्च पाउडर पिसा हुआ हस्बे जायका, कसूरी मेथी चाय का चम्मच, हरा धनिया हस्बे जायका जितने भी आपको जरूरत हो, कॉर्नफ्लोर आधा से 1 कप, और इसमें ऑयल के 2 बड़े चम्मच चाहिए होंगे। अब आपने करना क्या है, जरा तरकीब नोट कर लें कि आपने कबाब बनाने कैसे हैं। सबसे पहले आपने प्याज और हरी मिर्चों को बारीक काट लेना है और अदरक को बारीक कूट लेना है। एक बर्तन में कॉटेज चीज डालकर इसमें कॉर्नफ्लोर, प्याज, अदरक, हरी मिर्चें, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे जरूरत, कसूरी मेथी और कुतरा हुआ बारीक हरा धनिया शामिल करके अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। अब इस मिक्सचर को कुछ देर के लिए आपने रख देना है और हथेली को जरा सा गीला करके इस मिक्सचर के कबाब बना लेने हैं। डिपेंड ऑन यू, आप गोल कबाब बनाते हैं, लॉन्ग बनाते हैं, जो है वो चौरस बनाते हैं, वो आपकी मर्जी है। उसके बाद आपने प्लेट में थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर लेना है, कबाब की दोनों साइडों पे कॉर्नफ्लोर लगाना है और ऑयल जो आपने गर्म किया है, इस दौरान एक प्लेट में 4 से 5 टिश्यू पेपर या
سادہ کاغذ جو ہے وہ رکھ لیں اور سنہرے ہونے پہ کباب جو ہے وہ آپ اس میں رکھتی جائیں. اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ پنیر کباب میں جو ہے وہ ایگ بھی شامل کر لیں تو کر سکتی ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ خالی کارن فلور میں ہی اس کو جو ہے وہ فرائی کر لیتی ہیں تو یہ بھی بہت اچھا مزے کا جو ہے وہ ٹیسٹ اس کا جو ہے وہ بن جائے گا. اب یہ چیز کباب کو مختلف چٹنیوں کے ساتھ آپ گرما گرم طور پہ جو ہے وہ پیش کر سکتی ہیں, اور پنیر کباب جو ہے وہ بہت ہی مزیدار ان کا جو ہے وہ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ جب آپ اس کو بنائیں گے گھر میں اور پھر آپ اس کو جو ہے وہ لوگوں کو کھلائیں گے تبھی آپ کو پتہ چلے گا کہ پنیر کباب جو ہے وہ کتنے ٹیسٹی ہوتے ہیں. اس کو گرین مسالہ کباب بھی کہتے ہیں. یہ جو ہے وہ تھوڑا سا, کیونکہ میں بھی ریسیپیز کے بارے میں جو ہے وہ جانتی ہوں, اس لیے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کو گرین کباب مسالہ ریسیپی بھی کہتے ہیں, کیونکہ اس میں کیونکہ ہرا دھنیا, ہری مرچیں, ادرک جو ہے وہی شامل ہوتا ہے, تو وہ اس کو گرین مسالہ ریسیپی ٹائپ بھی کہتے ہیں, لیکن اس کو پنیر کباب بھی کہتے ہیں. تو یہ پنیر کباب یا گرین مسالہ کباب جو ہے وہ آپ ضرور ٹرائی کیجئے گھر میں, اور مجھے ضرور بھی بتائیے گا کہ آپ کو یہ کباب جو ہے وہ کیسے آپ کے بنے, اور ان کی پکچر بھی ہمیں ضرور سینڈ کیجئے گا. ساتھ ہی ساتھ آپ جو ہے وہ جو گھر والے آپ کے جو ہے وہ یہ کھائیں کباب, وہ ان کو جو ٹیسٹ اس کا آئے وہ بھی ہمیں ضرور لکھ کے بھیجیے گا کہ جو ہے وہ ٹیسٹ کیسا, کیونکہ کھانا پکانے میں سب سے زیادہ مشکل مرحلہ وہ ہوتا ہے کہ جس وقت میں جو ہے نا وہ بندہ کھانا تو بنا لیتا ہے, اس کی سرونگ بھی آپ نے کر دی ہے, لیکن جب آپ اس کو کھانے کا ٹائم آتا ہے نا, ٹیسٹ کا ٹائم آتا ہے کہ یار اب جو ہے وہ یہ ٹیسٹ کر کے میں چیک کروں کہ یہ کیسا بنا ہے, اس وقت جو ہے وہ آپ پھر رہ جاتے ہیں کہ جناب اگر اچھی چیز نہ بنی ہو تو پھر سامنے والے کے منہ کے زاویے جو ہے وہ آپ کو بتا دیتے ہیں کہ چیز اچھی ہے یا بری ہے. فوراً سے ٹیسٹ کرتے ہی جو ہے نا وہ ایک چیز جو ہے وہ فوراً سے آپ کو ملتی ہے, اور آپ جو ہے وہ کلک کرتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ چیز جو ہے نا وہ بڑی بیسٹ بنی ہے. کچھ کھانوں کی خوشبو بتا دیتی ہے, کچھ کھانوں کا ٹیسٹ بتا دیتا ہے کہ یہ اچھا ہے یا نہیں اچھا, اور کچھ کھانوں کی شکل بتا دیتی ہے کہ یہ اچھی ہے. اچھا اکثر اوقات میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ کھانے اچھے نہ بھی بنے ہو, شکل ان کی اچھی نہ بھی ہو, لیکن ان کا ٹیسٹ اچھا ہوتا ہے. اور کچھ جو ہے وہ اتنے اچھے کھانے جو ہے وہ شکل سے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا ٹیسٹ کرو تو وہ اچھے نہیں ہوتے. اس لیے دونوں ہی صورتوں میں پریزنٹیشن کے بھی اتنے ہی جو ہے وہ نمبر ہوتے ہیں جتنے آپ کے بنانے کے ہوتے ہیں. تو آپ نے جو ہے وہ کوشش یہی کرنی ہے کہ پراپر طریقے سے جو ہے وہ اچھی چیز بنائیں اور اچھی چیز جو ہے وہ آگے جو ہے وہ پیش کریں. اسی کے ساتھ آج کی ریسیپی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا, اور مجھے جو ہے وہ لکھیے گا بھی. ساتھ ہی ساتھ آج کے ٹور کے حوالے سے بھی کہ آپ کو جو, کیونکہ آج کا تو ٹور بھی کھانے کے حوالے سے تھا نا, فوڈ اسٹریٹ کے حوالے سے تھا, تو جو فوڈ لور ہیں وہ ضرور لکھیے کہ آپ کو کیسا لگا ہے. انٹرسٹنگ کا بھی بتائیے گا, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی بتائیے گا, کیونکہ ہم نے آپ کو بہت